अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमने पहले भी बहुत सारे पीबीए पेपर्स अपलोड किए हुए हैं क्लास 9th के और फर्स्ट ईयर के, तो उम्मीद है आपने उनको देखा होगा, उनसे तैयारी कर चुके होंगे। तो मज़ीद ये एक पीबीए पेपर है जो हम अपलोड कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको समझने को मिलेंगे। तो पहले तो एक बात और बता दें कि जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स यानी कि जो पीबीए पेपर्स में आ सकते हैं, आप हो सके तो उनको लिख लें या याद रख लें। उनके मैं नाम बता रहा हूँ, क्योंकि फेडरल बोर्ड की तरफ से अभी ये आपका जो पीबीए पेपर हो रहा है, ये फ़र्स्ट टाइम अप्रोच है फेडरल बोर्ड की। तो उम्मीद की जा सकती है कि आप लोगों का पीबीए पेपर आसान होगा, यानी कि कॉमन प्रैक्टिकल्स में से आएगा। उनमें उनके नाम देखें, एक तो स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, एंगल आयरन एक्सपेरिमेंट, हुक्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एक्सपेरिमेंट। तो ये वो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिनके पीबीए पेपर्स की वीडियोस यानी कि पीबीए पेपर्स हमने अपलोड किए हुए हैं। अगर आप वो पीबीए पेपर्स तैयार कर लेते हैं तो मतलब आपको ये पूरे एक्सपेरिमेंट आपको आते हैं, ठीक है। तो आपका पीबीए पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट और है, वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना। तो हो सके तो इसका पीबीए पेपर भी हमने अपलोड किया हुआ है, इसको भी देख लेना। लेकिन जो हमने आपको पहले बताए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपकी किस्मत मतलब आसान की तरफ नहीं है, अगर थोड़ा मुश्किल भी बनाते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्सपेरिमेंट वाला जो पीबीए पेपर है, आप उसको ज़रूर देख लें, ठीक है, ताकि आपके पास नॉलेज ज़रूर हो उस चीज़ का भी, मुश्किल के लिए भी आप तैयार रहें, ठीक है। तो इसके बाद अब हम इस पेपर की तरफ चलते हैं। इसमें देखें, क्वेश्चन 1 है, टू पर्सन आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ ए सीसा। पर्सन ए वेज 1000 न्यूटन। जो पर्सन ए है उसका वेट 1000 न्यूटन है, एंड पर्सन बी वेज 500 न्यूटन। पर्सन बी का जो वेट है वो 500 न्यूटन है, ठीक है। द पर्सन ए सिट्स 1 मीटर फ्रॉम द पिवट। पिवट से यानी कि सेंटर से जो पर्सन ए है वो 1 मीटर अवे बैठा है, ठीक है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर बैठा है। कहते हैं कि मोमेंट आर्म ऑफ पर्सन बी का मोमेंट आर्म कितना है। तो पिवोट से पर्सन बी का डिस्टेंस वो मोमेंट आर्म कहलाएगा पर्सन बी का, तो वो है 2 मीटर, जो कि डायग्राम में मैंशनड है 2 मीटर। तो हमने यहाँ 2 मीटर लिख दिया। उसके बाद कहते हैं क्लॉकवाइज फोर्स क्या होगी। तो क्लॉकवाइज फोर्स कौन सा पर्सन लगा रहा है, पर्सन ए लगा रहा है या पर्सन बी लगा रहा है। तो पर्सन ए लगा रहा है क्लॉकवाइज फोर्स, ठीक है। तो जो पर्सन ए है उसका वेट ही वो फोर्स कहलाएगी, फोर्स वेट के इक्वल होती है ना, तो इसलिए फोर्स इक्वल टू वेट और वेट इक्वल टू 1000 न्यूटन। तो ये क्लॉकवाइज फोर्स आ गई। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यहाँ पर उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहा है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का अगर हमने फाइंड करना हो तो हमने देखना है कि पर्सन बी की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, और फार्मूला लगाएंगे वेट ऑफ पर्सन बी मल्टीप्लाइड बाई मोमेंट आर्म ऑफ पर्सन बी। तो वैल्यूज पुट करें, वेट ऑफ बी पर्सन बी का 500 और मोमेंट आर्म ऑफ पर्सन बी कितना है 2, तो मल्टीप्लाई करें तो 1000 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी 1000 न्यूटन मीटर आ गया है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल दे एडजस्ट ऑन सीसा। इन पर्सनस ने अपने आप को किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया हुआ है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहलाता है। बॉडी उस वक्त बैलेंस्ड स्टेट में आ जाता है। इज सीसा इन बैलेंस्ड स्टेट और अनबैलेंस्ड स्टेट। कहते हैं ये जो हमें डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आप देख के बताएं कि क्या ये बैलेंस्ड स्टेट में होगा या अनबैलेंस्ड स्टेट में होगा। इस डाटा से हमने ये चीज़ वेरीफाई करके देखना है। तो ये बैलेंस्ड स्टेट में होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आप कैलकुलेट करके देखें तो पर्सन ए की वजह से है वो 1000 × 1000 न्यूटन, और एंटी क्लॉकवाइज हमने पहले ही किया है 1000 न्यूटन मीटर। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का जो यूनिट होगा न्यूटन मीटर ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। केयरफुली एनालाइज द इमेज ऑफ मीटर रॉड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
इस मीटर रॉड को केयरफुली देखें और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स दें। ये थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड है, इसको आप ज़रूर थोड़ा गौर से देखें। इसी तरह का एक प्री बोर्ड का पेपर है था आप लोगों का, जो एप्सेक्स सिस्टम की तरफ से था, तो उसमें भी ये चीज़ क्लियर की गई थी। उसका सोल्यूशन भी अपलोड किया हुआ है पहले। अगर आपने वो देखा है तो फिर इसको सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लेना और इसको भी आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर लें। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी? डी आप फिगर में देखें तो डी डिस्टेंस है जी एंड वेट के दरमियान, यानी कि पिवट पॉइंट, ग्रेविटी पॉइंट और वेट जो हमने यहाँ फिगर में हैंग किया हुआ है किस साइड, लेफ़्ट साइड पर, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पर जो वेट है, उस वेट से और पिवट पॉइंट या ग्रेविटी पॉइंट के दरमियान जो लेंथ है मीटर रॉड की, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, डी डिस्टेंस, यानी कि मोमेंट आर्म कहेंगे हम इसे। तो डी की वैल्यू क्या होगी, उन्होंने देखें तो वेट को 15 सेंटीमीटर पर हैंग किया है, तो जी पर कौन सी वैल्यू होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि जी जो है, अगर आप मीटर रॉड को जब बैलेंस करते हैं बगैर कोई वेट हैंग किए, तो वो सेंटर पर हैंग होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर लेंथ है तो 50 सेंटीमीटर पर उसका पिवट पॉइंट होगा, ठीक है। जी पर 50 है तो 50 में से 15 आप माइनस कर दें तो ये दरमियान वाला डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि जी और डब्ल्यू के दरमियान डी डिस्टेंस होगा। तो 50 माइनस 15 35 सेंटीमीटर आ गया। तो इसको मीटर में करें तो 0.35 मीटर। कहते हैं कि इफ़ एल इज़ 20 सेंटीमीटर, अगर ये लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, एट व्हाट पॉइंट वाई एम हैज़ बीन सस्पेंडेड, ये वाई पर कौन सी वैल्यू होगी जिस पर ये एम सस्पेंड किया हुआ है। अगर एल 20 सेंटीमीटर हो तो जी पर कितना वैल्यू होगी स्केल पर, स्केल पर होगी 50, क्योंकि रीडिंग आप देखें तो 0 15 और इस साइड पर 100 तक जा रही है। तो जी पर तो 15 और प्लस 20 करेंगे, क्योंकि लेंथ जो है वो जी और वाई के दरमियान एल की जो लेंथ है वो 20 बताइए। तो 20 प्लस 50 ये बन जाएगा 70 सेंटीमीटर। उसके बाद कहते हैं राइट जनरल इक्वेशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट फॉलोइंग द सेम डाटा मेंशन्ड इन द फिगर। जनरल इक्वेशन लिखनी है फॉर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट फॉलोइंग द सेम डाटा, यानी कि वही पॉइंट्स यूज़ करके आपने ये लिखना है। तो हम जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, यही जनरल इक्वेशन है इस केस के लिए जो अप्लाई होती है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देखें तो डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई डी मोमेंट आर्म, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट में हम फोर्स की जगह पर क्या लिखेंगे, एम जी, क्योंकि एम ये मैस है और जी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये वेट बनेगा, मल्टीप्लाइड बाई एल, ये मोमेंट आर्म होगा क्लॉकवाइज साइड पर, ठीक है। टोटल एल जो है ये मोमेंट आर्म है और ये इसको मोमेंट, मोमेंट जो है वो टॉर्क को कहते हैं और मोमेंट आर्म ये हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो मोमेंट और मोमेंट आर्म में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी, इफ़ डब्ल्यू इज़ 40 न्यूटन देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैस एम। कहते हैं कि डब्ल्यू अगर 40 न्यूटन हो तो मैस एम की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि हमने ये ऊपर फार्मूला लिखा है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, तो वहाँ से आप एम को एक साइड पर रखें तो फार्मूला बन जाएगा डब्ल्यू क्रॉस डी डिवाइडेड बाई एल क्रॉस जी, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दें, डब्ल्यू 40 है, डी 0.35 मीटर था, डिवाइडेड बाई एल मोमेंट आर्म जो था वो 20 था और जी की वैल्यू अर्थ पर कितनी होती है 10। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 0.07 kg ये मैस आ जाएगा, ठीक है। हमने उस बॉडी का मैस मालूम किया है क्योंकि मेंशन किया था कि एम जो है वो मैस है। अगर वो कोई भी नाम दे दें एक्स वाई जी के ये एक्स मालूम करें तो फिर आप अंडर समझ जाना कि ये वेट कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो लिख देते हैं कि मैस ही आपने मालूम करना है तो फिर हमने जी को इधर डिवाइड कर दिया है, ठीक है, तभी ये हमारे पास मैस बना है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं वेट ऑफ मैस एम, मैस एम का वेट कितना होगा, तो वेट एम जी का इक्वल होता है मैस कितना है 0.07 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू 10 तो 0.7 न्यूटन, ठीक। तो इस तरह ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हुआ।